कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं एप लाइक क्रिएचर्स से। यानी पहले एप लाइक क्रिएचर्स हुआ करते थे और धीरे धीरे उनका इवोल्यूशन हुआ और वो प्रेजेंट फॉर्म में ह्यूमन बीइंग्स यानी होमो सेपियंस बन सके। जबकि इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट बनाया मिट्टी से और फिर हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, जो हमारी जनरेशन है, वो आदम अलैहिस्सलाम से चली। अब यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पर असल बात है क्या। हम किसे माने, साइंस को माने या कुरान को माने? हम दोनों में से किसी भी चीज़ को झुठला नहीं सकते क्योंकि ये दोनों बहुत ही बड़ी दलीलें हैं। तो हम क्या करें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस टॉपिक पर उतरने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे क्यूरियोसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही मुझे नॉलेज गेन करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो अपनी नॉलेज को ही लेवल अप करने के लिए आज मैं एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रही थी, जिसमें पढ़ते में मुझे ज्योग्राफिकल टाइमलाइंस को भी पढ़ना पड़ा। और जब मैं ज्योग्राफिकल टाइमलाइंस को पढ़ रही थी और उसमें मैंने पढ़ा स्टोन एज के बारे में और जो सबसे पहले ह्यूमन की स्कल्स वगैरह मिली हैं उनके बारे में, तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड क्योंकि बचपन में भी ये सवाल मेरे दिमाग में कई बार आ चुका है और मैंने इसको सप्रेस कर दिया कि अभी शायद मैं इसका जवाब ना ढूंढ पाऊँ, अभी शायद मैं इसका जवाब ना ढूंढ पाऊँ। और मैं हमेशा से इस सवाल को अपने दिमाग में सप्रेस करती आ रही थी। लेकिन जब मैंने उसी टॉपिक को दोबारा से पढ़ा और उसमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में आया, तो फिर से यही सवाल मेरे दिमाग में दोबारा से आ गया कि आखिर सच है क्या? क्योंकि कुरान और साइंस तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। साइंस के इतने दावे हैं कि उस पर क्वेश्चन उठाना मुश्किल है और कुरान तो अल्लाह ताला की किताब है, उसमें तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च की और मैं जिस नतीजे पर पहुंची हूँ वो एक्चुअल में एक ठीक ठाक अप्रोच है इस सवाल को कोप अप करने की। तो अगर हम ज्योग्राफिकल टाइमलाइंस को पढ़ने बैठेंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा क्योंकि वो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हम शुरुआत कर देते हैं पहले चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से, जिसमें चार्ल्स डार्विन का कहना है कि सारी की सारी जो स्पीशीज हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने हैबिटेट को अडेप्ट करती हैं और उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेती हैं, इवॉल्व हो जाती हैं। तो उन्होंने इसके लिए बहुत से एग्जाम्पल भी दिए कि जो स्पीशीज़ थी अगर वो अपने हिसाब से मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाती हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना सर्वाइवल नहीं अडेप्ट कर पाती हैं, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। तो अभी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड ही हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि साइंस के हिसाब से ह्यूमन एंसेस्टर्स का एवोल्यूशन हुआ कैसे। हमने एनसीईआरटीज़ में पढ़ा है कि जो ह्यूमन बीइंग का सबसे पुराना फॉसिल मिला है उसका नाम साइंटिस्ट ने दिया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बट जब हम अपनी नॉलेज को लेवल अप करने चलते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, जिसमें ह्यूमन एंसेस्टर्स का पहला जो स्टेज दिखाया है कि हाँ यहाँ से शुरुआत हुई एप्स से और ह्यूमन बनने की। तो उन्होंने उस स्पीशी को नाम दिया रामापेथियंस, जो लगभग आज से 30 लाख साल पुरानी बात है। और उसके बाद ये जो रामापेथियंस हैं ये इवॉल्व हुए हैं ऑस्ट्रेलोपेथिकस में। और ये वो स्पीशीज थी जो माइग्रेट हुई फॉरेस्ट से मैदानों की तरफ, फॉरेस्ट से प्लेन्स की तरफ। और इनकी खूबियों में बताया जाता है कि दे हैव स्मॉलर ब्रेन्स, इनके छोटे छोटे से दिमाग होते थे। इनकी स्कल्स के हिसाब से साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया और उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि प्रेफरेबली इन लोगों की जो डाइट थी वो वेज थी,
ठीक है। और ये बात हो रही है लगभग 20 लाख साल पुरानी। फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, जब एनवायरनमेंट बदला और चेंजेस आने लगे दुनिया में, तो उन्होंने भी इवॉल्व किया अपने आप को, नेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया, और वो इवॉल्व हो गए होमो हैबिलिस की फॉर्म में। होमो हैबिलिस जो थे, इन्हें हैंडीमैन भी कहा गया, और साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो थे ये ओमनिवोरस थे, यानी ये वेज और नॉन वेज दोनों तरह की डाइट फॉलो करते थे। और इनकी टाइमलाइन बताई जाती है लगभग 16 लाख साल पहले की। फिर उसके बाद आ जाते हैं, दोबारा से इवॉल्व हो जाते हैं ये होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस की फॉर्म में। ये जो होमो इरेक्टस है, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि दीज वर द फर्स्ट होमिनिन टू स्टैंड एट देयर 2 फीट्स, यानी कि जो चिंपैंजी वगैरह हैं, जो एप्स होते हैं, वो तो अपने हाथ और अपने पैर दोनों पे चलते हैं, लेकिन होमो इरेक्टस में ये एडेप्टेशन हो गई थी, ये खूबी आ गई थी कि वो अब 4 पैरों पर नहीं चलते थे, बल्कि वो 2 पैरों पर चलने लगे थे। और ये वो स्पीशीज़ थी जिन्होंने माइग्रेट किया अफ्रीका से बाहर, और इनके अंदर ह्यूमन लाइक ट्रेट्स भी पाए गए, यानी इनके जो स्कल्स वगैरह मिले, उसके अंदर ह्यूमन लाइक ट्रेट्स मिले। जैसे कि इनके ब्रेन्स जो थे बड़े थे, इनके स्कल साइज को देखकर अंदाज़ा लगाया गया। इनकी सीधी उंगलियां थी, जो और मतलब एप्स वगैरह या बंदर वगैरह जो होते हैं, उनकी उंगलियां थोड़ी पतली पतली और अजीब सी होती हैं, लेकिन इनके हाथ पैरों को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि इनके अंदर ह्यूमन लाइक ट्रेट्स आने लगे हैं, और इनके पैर भी लंबे थे। फिर उसके बाद नेचर फिर बदला और इवॉल्व हो गई होमो इरेक्टस होमो हाइडलबर्ग में। अब जो ये होमो हाइडलबर्ग है, इनमें थोड़ी थोड़ी सी अक्ल भी आने लगी। इन्होंने फायर को कंट्रोल किया, इन्होंने घर बनाना शुरू किया, शेल्टर्स बनाने शुरू किए, और ये बात है लगभग 7 लाख साल पहले से लेकर 2 लाख साल पहले तक की। फिर उसके बाद फिर चेंजेस आए, और फिर होमो हाइडलबर्ग बदल गए होमो निएंडरथल में। फिर ये जो होमो निएंडरथल थे, इन्होंने अपने आप को और मजबूत किया, और इन्होंने कोशिश की और शुरुआत की कि ये लोग कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने लगे। फिर उसके बाद इनके अंदर कुछ सोशल कस्टम्स भी इवॉल्व हो गए थे। इन्होंने अपने मुर्दा लोगों को दफनाना शुरू किया, और इनका पीरियड रहा लगभग 2 लाख साल पहले से लेकर और 40,000 साल पहले तक। फिर उसके बाद जो आखिरी बार एडेप्टेशन हुआ, आखिरी बार इवॉल्व हुए ये लोग, वो बदले होमो निएंडरथल से होमो सेपियंस में, जो कि आज का मनुष्य है। और उसमें भी हम कह सकते हैं कि होमो सेपियंस में भी 2 तरह के बदलाव आए। जो 40,000 साल पहले का होमो सेपियन है और आज के होमो सेपियन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस टाइम का जो होमो सेपियन था, उसने थोड़ा बहुत अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आज के जो होमो सेपियंस हैं, उन्होंने अपनी अकल का इतना इस्तेमाल कर लिया है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली, उन्होंने एआई बना लिया, उन्होंने रोबोट्स बना लिए। तो होमो सेपियंस में भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। वैसे ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री को 7 स्टेजेस में बांटा गया, जो 7 के 7 स्टेजेस मैंने आपको बता दी। साइंटिस्ट जो हैं, फॉसिल्स को स्टडी करके हमें ये वेरियस स्टेजेस गिनवाते हैं और बताते हैं कि हम ग्रेजुअली इम्प्रूव होते गए ताकि सर्वाइव कर सकें। ये साइंटिफिक लेंस से जो हम ह्यूमन इवोल्यूशन देख रहे थे, ये पूरा हुआ। अब जो साइंस है, वो डीएनए और मोलिकुलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करती है कि स्पीशीज जो हैं इंटरलिंक्ड हैं। जैसे चिंपैंजी का अगर जेनेटिक कोड देखा जाए, तो ऑलमोस्ट 98 से 99% तक ये ह्यूमन से सिमिलर होता है। अब अगर देखा जाए कि साइंस ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए या साइंस ने जो स्टडी की, ह्यूमन स्कल साइज जो इंक्रीज होते गए उनकी स्टडीज़ के हिसाब से, ब्रेन डेवलप होता गया, स्पीच एनहांस होती गई। पहले के लोग बोल नहीं पाते थे, धीरे धीरे स्पीच एनहांस हुई, इनफैक्ट लैंग्वेजेस फॉर्म हुई। तो ये सब ग्रेजुअल चेंजेस का रिजल्ट है, ऐसा साइंस का कहना है, क्योंकि साइंस इज प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड।
जो चीज़ मेजर हो सकती है, ऑब्जर्व हो सकती है, टेस्ट हो सकती है, वो साइंस के लिए सच है। अब चलते हैं हम दूसरे लेंस की तरफ, जो है इस्लामिक लेंस। इस्लामिक लेंस के हिसाब से क्रिएशन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ये डिवाइन एक्ट है, कोई इवोल्यूशन नहीं है। कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी मैं ज़मीन में एक खलीफा भेजने वाला हूँ। यानी आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ तख्लीक नहीं हुई, उन्हें एक स्पेशल मिशन दिया गया। एंड हिज मिशन वाज टू लीड पीपल टू बिकम देयर खलीफा, नायब। उन्हें नॉलेज दी गई जो किसी और मखलूक को नहीं दी गई थी। फिर हमें कुरान में कई जगह ये भी एविडेंस मिलता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया मिट्टी से, और हव्वा अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया आदम अलैहिस्सलाम की रिब से, यानी उनकी पसली से। और फिर उनसे ह्यूमन जनरेशंस वजूद में आई, ह्यूमन जनरेशंस आगे बढ़ी। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इंसान के इंसेस्टर्स कोई और क्रिएचर नहीं है, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह के बनाए हुए इंसान ही हैं। कुरान में हमें कहीं भी इंसान का किसी और स्पीशीज से इवॉल्व होकर इंसान बनना नहीं दिया गया। ये जो आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन है, ये एक टेस्ट का पार्ट है। दुनिया में हमारा आना या आदम अलैहिस्सलाम का भेजे जाना एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने ह्यूमंस को फ्री विल दी है कि ये है गलत रास्ता और ये है सही रास्ता। तुम्हारी फ्री विल है कि तुम किसे फॉलो करना चाहते हो। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान में इंसान को क्यों उतारा ये बताया, इंसान को उसका मकसद बताया। इस्लाम के लिए ह्यूमंस की असल आइडेंटिटी डिवाइन ओरिजिन से है, क्योंकि हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा मिला है। ये दर्जा फरिश्तों को भी नहीं मिला, जिन्नात को भी नहीं मिला, किसी जानवर को नहीं मिला, किसी ताकतवर दूसरी स्पीशीज को नहीं मिला, बल्कि सिर्फ इंसानों को मिला। तो अब ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है यहीं से ही कि साइंस और कुरान एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं कि किसे सच माना जाए। और अगर देखा जाए तो ख़त्म भी ये कंट्रोवर्सी यहीं हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ये मसला है इन दो क्वेश्चंस का कि साइंस ठीक है या कुरान ठीक है, हमारा इंटरप्रिटेशन का मसला है। हम इन दोनों टॉपिक्स को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। साइंस ने जो बताया है वो बताया है इवोल्यूशन कैसे हुआ। साइंस अपनी फील्ड में इंसान के क्रिएशन को बता रही है। साइंस ये एक्सप्लेन कर रही है कि ह्यूमंस बने कैसे। साइंस कैसे को डिफाइन कर रही है, साइंस डिफाइन कर रही है हाउ ह्यूमंस क्रिएटेड। जबकि अगर हम इस्लाम की तरफ देखें, कुरान की तरफ देखें, तो ये हमें एक्सप्लेन करता है व्हाई ह्यूमंस क्रिएटेड, इंसान को क्यों बनाया गया। अब ये ऐसे समझ लो कि इनके वे ऑफ एक्सप्लेनेशंस अलग हैं, इनका स्कोप अलग है। साइंस का स्कोप है अपना अलग, वो एक्सप्लेन करता है हाउ को, एंड इस्लाम का स्कोप है अपना अलग, वो एक्सप्लेन करता है वाई को। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें इस बात को, साइंस में अगर हम देखें, एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे सामने एक कार खड़ी है, और अगर हम साइंस के हिसाब से उसका जवाब ढूंढेंगे कि ये जो कार है ये क्या है, तो साइंस उसके क्रिएशन बताने लगेगी कि ये जो कार है इसके अंदर एक इंजन है, इसके अंदर 4 सीट्स हैं, इसके अंदर बैटरी है, इसके अंदर लाइट्स हैं और स्टीयरिंग है, वगैरह वगैरह। तो साइंस उसके क्रिएशन बताने लग रही है कि हाउ दिस कार वाज क्रिएटेड। और इस्लाम के नज़र से अगर उसी कार को देखा जाए तो इस्लाम ये बता रहा है कि ये कार जो है इसका मिशन क्या है, ये जो कार है ये किस लिए इस्तेमाल की जा सकती है, इससे क्या किया जा सकता है। तो ये जो कार है ये हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, ट्रैवलिंग में हमारी हेल्प कर सकती है, और ये जो कार है इससे हम अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो ये जो दो टीचर्स हैं, एक साइंस है एक इस्लाम है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका वे ऑफ टीचिंग अलग है।
एक टीचर हमें ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ द थिंग्स हैपेंड, दूसरा टीचर हमें ये एक्सप्लेन करता है व्हाई दिस थिंग हैपेंड। तो जब दोनों का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, जब दोनों का स्कोप अलग है, तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ कि कुरान और साइंस एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। कुरान और साइंस एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। ये दोनों आपस में आगे जाकर नहीं मिल सकते क्योंकि इनका स्कोप अलग है। साइंस ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इस्लाम डिवाइन। तो अब बात ये रही कि हम कंक्लूजन क्या निकालें। याद रखो, साइंस का मकसद अल्लाह को प्रूव या डिसप्रूव करना नहीं है, और कुरान का मकसद इवोल्यूशन या मैकेनिज्म को समझाना नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज हैं। साइंस डिफाइन करती है फिजिकल वर्ल्ड को, कुरान एक्सप्लेन करता है स्पिरिचुअल ट्रुथ को। तो इस कंक्लूजन पे पहुंचना ही हमारे लिए बेहतर है कि कुरान और साइंस जो है पैरेलल्स हैं, साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों का स्कोप अलग है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जो बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो आप तक पहुंची होगी। देखिए, बहुत समझने वाली बात यह है कि आपका ईमान आपके यकीन से डिसाइड होता है, और जो आपकी नॉलेज है वो आपकी रिसर्च से। दोनों में ओपन माइंडेड और रेस्पेक्टफुल डायलॉग होना चाहिए। साइंस हमें दुनिया से रूबरू करवाती है और कुरान हमें दीन से रूबरू करवाता है। हम इन दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स हैं, तभी हम सच के करीब होंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, फॉलो करें मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उनके भी मन में जो सवाल आते हैं उन्हें इसका जवाब मिले। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सजेशन दे सकते हैं मुझे कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम।